असली मसाले सच MDH गैलेंट एडवांस रैबर निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे देश की बड़ी खबरों की। 18वीं लोकसभा के जनादेश आने के बाद से ही लगातार दोनों गठबंधनों में बैठकों का दौर चल रहा है और आज का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि आज एनडीए ने सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना है। साथ ही साथ 7 जून को एक बार फिर एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इसके साथ साथ आगे बढ़ेगा सरकार के गठन का पूरा कामकाज। वहीं दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक भी अपने तमाम साथी संगठनों के साथ ही राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर रहा है। लेकिन इस बैठक में ममता बनर्जी खुद नहीं शामिल हुई हैं। अभिषेक बनर्जी को उन्होंने भेजा है, तो वहीं महाराष्ट्र से भी उद्धव ठाकरे नहीं शामिल हुए, संजय राउत को भेजा है। तो होगी दिन भर की तमाम इन बैठकों मुलाकातों में से क्या निकला उस पर भी चर्चा, और साथ ही साथ देश दुनिया की बड़ी खबरें भी देखेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से चुना अपना नेता। पारित प्रस्ताव में कहा गया कि जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है एनडीए सरकार। इंडिया ब्लॉक भी बना रहा है अपनी रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक। अभिषेक बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश, तेजस्वी, स्टालिन और चंपई सोरेन समेत बाकी सहयोगी हुए शामिल। महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने का किया प्रस्ताव। महाराष्ट्र बीजेपी ने ठुकराया, कहा अभी सरकार में उनकी जरूरत। एकनाथ शिंदे ने भी कहा चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। ओडिशा में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव में हार के बाद नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। एनडीए सरकार बनने की आहट के साथ ही शेयर बाजार में लौटी तेजी। करीब 3% की बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में भारत ने जीता टॉस, गेंदबाजी का लिया फैसला। आयरलैंड के खिलाफ भारत का रहा है दबदबा। और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। इस बीच आज एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के विभिन्न नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक एनडीए आज ही सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। हालांकि इस पर कई स्पष्टीकरण भी आया है। ये 7 जून की तारीख भी हो सकती है। पीएम आवास पर हुई एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, राजीव रंजन, संजय झा, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, प्रमोद बोरो, अतुल बोरा, सुनील लटकरे, इंद्र सुब्बा, सुरेश महतो और जयंत चौधरी मौजूद रहे। इस दौरान गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए उन्हें सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना। बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास के लिए एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। उधर टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए की बैठक होने के बाद कहा कि अगर हम एनडीए का हिस्सा नहीं हैं तो हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। हमने ये चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा है। How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. और बैठक से पहले एनडीए में शामिल विभिन्न दलों के सदस्यों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर एनडीए सरकार बनाने की बात कही। आइए सुनते हैं कि क्या कहा इन तमाम नेताओं ने। जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी दिया जाएगा जिसमें एनडीए की भी सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी सपोर्ट है। बीजेपी को समर्थन देने वाले एनडीए के जितने पार्टनर्स हैं वो मिलाकर बहुमत हो रहा है, मेजॉरिटी हो रही है, दिल्ली में कई गतिविधियां हो रही है और बातचीत के अंत में सरकार तो होनी है दिल्ली में। भाजपा और एनडीए की सरकार दिल्ली में होना लगभग तय है। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवां में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में न सोचें तो अच्छा होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है। तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और सभी साथी जो एनडीए के हैं कोई इधर उधर जाएगा नहीं, अफवाह फैलाई जा रही है। एनडीए के तमाम साथियों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनकी उस नेतृत्व में जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया उस पर एक बार फिर मोहर लगाते हुए विपक्ष जो तमाम सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है उसका जवाब दिया। उधर जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने कहा है कि एनडीए की बैठक में सभी घटक दल नेता मौजूद थे और सभी ने कहा है कि हम मजबूती के साथ प्रधानमंत्री के साथ हैं। सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्रातिशीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। और इससे पहले आज दिन भर सियासी हलचल जारी रही है। चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और राष्ट्रपति ने पीएम और उनके मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभाले रखने का निवेदन किया। अब राष्ट्रपति आज शाम सभी कैबिनेट सदस्यों को विदाई भोज देंगी। लोकसभा चुनावों की मतगणना में बीजेपी 240 सीट पर जीती है, वहीं कांग्रेस ने 99 सीट पर जीत दर्ज की है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें आई हैं और 29 सीटों के साथ टीएमसी चौथे नंबर पर बनी हुई है। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दिन भर की हलचल से जुड़ी तमाम और खबरें हम साथ ही रहेंगी, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो 18वीं लोकसभा के जनादेश में एक बार फिर यानी कि तीसरी बार बीजेपी नीति एनडीए गठबंधन को देश का नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता ने अपनी मुहर लगाई है। जनादेश ने एक बार फिर एनडीए को मजबूत किया है। हालांकि यह कहा जा सकता है 2019 की तुलना में सीटें कुछ कम हैं, लेकिन जनादेश एनडीए को दिया है देश ने। आइए एक नजर डालते हैं कि किस तरह से इस जनादेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कुछ खास बिंदु दिखाई देते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन रहा है। जिन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन रहा है उसकी भी बात करेंगे। साथ ही दक्षिण के राज्यों में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन रहा है। मिशन साउथ के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी और वो तमाम नंबरों में दिखाई दिया है। वहीं ओडिशा में बीजेपी का चौंकाने वाला प्रदर्शन दिखा है। 24 साल की नवीन पटनायक की एक तरह से सरकार और निरंतरता को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता पर ओडिशा में काबिज होने जा रही है। बीजेपी के लिए ये दोहरी खुशी रही है क्योंकि जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की बड़ी जीत है तो वहीं लोकसभा सीटों पर भी बड़ी जीत ओडिशा में दिखाई देती है। ओडिशा का जनादेश के कई संदेश हैं, कई संकेत हैं, उस पर भी होगी आगे चर्चा। वहीं लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए शानदार नतीजे आए हैं। 2 विधानसभा चुनाव में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज करी है। बीजेपी ओडिशा में पहली बार सरकार बनाने जा रही है। तो ये तमाम वो बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साह भी लेके आई हैं और साथ ही साथ एक लंबे प्रयास के बाद ये नतीजे हैं। उधर केरल में बीजेपी का पहली बार खाता खुला है। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का एक लंबा संघर्ष का इतिहास रहा है। उस संघर्ष में कई ऐसे राजनीतिक और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्याएं शामिल हैं जिसका संघर्ष करती रही है भारतीय जनता पार्टी। उसका भी एक असर दिखाई दिया और यही नहीं, बीजेपी के वोट शेयर में भी एक बड़ा परिवर्तन दिखा है केरल में। तो दक्षिण के राज्यों में केरल में एक बड़ा परिवर्तन, तो वहीं तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है। तो दक्षिण के ये वो राज्य हैं जहां एक लंबे समय से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही थी। उधर तेलंगाना में बीजेपी की सीटें डबल हुई हैं, यहां पर भी संख्या बढ़ी है। ये तमाम वो परिवर्तन है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देश में दिखाते हैं। हालांकि जब भी हम 19 की तुलना करेंगे तो ये नंबर कुछ कम दिखते हैं, लेकिन ये वो तथ्य है, ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाई दिया है। बीजेपी ने तेलंगाना में लोकसभा की 8 सीटों पर जीत दर्ज की है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 543 सीटों पे जो प्रचार करा और 240 तक भी अगर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है तो वो जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की है। तेलंगाना में वोट शेयर के मामले में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही है।
ये वो राज्य हैं जहां हमेशा से हिंदी पट्टी की भारतीय जनता पार्टी को पार्टी कहा जाता रहा है और लंबा काम साउथ में किया, दक्षिण के राज्यों में किया, जिसका असर इस चुनाव में दिखा है। वही भाजपा का कुल मत प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 2019 में जो मत प्रतिशत था वो 37.7% था, जो कि 2024 में निश्चित रूप से जिस तरह से सीटों में जो कमी हुई है एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी में, उसका भाजपा पे एक असर है। भाजपा का भी वोट शेयर 36.56% हुआ है 2024 में। यही देखेंगे, एक नजर डालेंगे कि किस तरह से दक्षिण भारत में भाजपा का 19 की तुलना में 24 में मत प्रतिशत रहा है। तो केरल में 2019 में 13% था, जो कि 16.68% हुआ। तेलंगाना में 19.65 था, जो 35% का तेलंगाना में भी वोट शेयर का बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सबसे ज्यादा जोर जिन राज्यों में रहा। आंध्र प्रदेश में 11% बढ़ोतरी मिली है भारतीय जनता पार्टी को। वहीं तमिलनाडु में भी, हालांकि तमिलनाडु में कोई सीट नहीं आई है, लेकिन फिर भी 3% से 11% तक भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। तो ये वो तमाम वो आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन इन राज्यों में बेहतर हुए हैं। मत प्रतिशत को एक बार फिर हम देखेंगे। मध्य प्रदेश क्लीन स्वीप रहा है, उसमें 58% था, जो कि 59% हुआ। वहीं असम में 36 से 37% हुआ है। ओडिशा में बड़ा उछाल है, 38 से 45%। सरकार बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। त्रिपुरा में 49 से 70% का इजाफा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। अंडमान निकोबार में 45 से 50% और पंजाब में 9% से 18% तक बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी बिना गठबंधन के पहली बार अकेले इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। तो ये कुछ वो तस्वीर है जो दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा देश भर में 2024 के लोकसभा चुनाव में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जनादेश का, जीत का। इस जीत के साथ क्या और संदेश हैं इसमें, इस पे बात करेंगे हम। इसके लिए जुड़ेंगे हमारे साथ विशेष मेहमान भी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं आपके साथ। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना, तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दल रणनीति बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज शाम को इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक चल रही है। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सांसद राहुल गांधी, DMK अध्यक्ष MK स्टालिन, NCP SCP प्रमुख शरद पवार और सुप्रिया सुले, समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, RJD नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के CM चंपई सोरेन, तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बैनर्जी सहित कई नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन
आगे की रणनीति पर मंथन कर रहा है। वहीं बैठक से पहले इंडिया गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे आपने कहा उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। अब नीतीश कुमार जी और चंद्रा बाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना। हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा खुद का। और एनडीए की हैट्रिक, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी, और इसी विषय पर आज हम करेंगे चर्चा। ये आज का हमारा विशेष है। इसी विशेष के साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ मेहमान धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी, हरनाम सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, और समीर चौगांकर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरनाम सिंह, आप ही के पास आना चाहेंगे। बैठकों में किस रणनीति पर काम किया जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोशिश करती रहना चाहिए, किस चीज की कोशिश की जा रही है? अब स्वाभाविक है, जिस प्रकार देश ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिया है, एक तरफ जब वो 400 पार का नारा लगा रहे थे, 370 पार का नारा लगा रहे थे, फिर उसके बाद वो 275 के आंकड़े तक भी स्वयं नहीं पहुंच पाए हैं, तो अब बेसिकली अब की बार कोई मोदी सरकार नहीं है, ये अब की बार गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे एनडीए की बने चाहे इंडिया गठबंधन की बने। हरराम जी, एनडीए गठबंधन ने अपना नेता प्रधानमंत्री को चुन लिया, ये खबर पता होगी शायद आपको, मुझे लगता है। जी बिल्कुल पता है हमें, और लेकिन हम लोग भी ऐसे राजनीतिक पार्टी आपस में पहले इंडिया गठबंधन के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, और उसके बाद हमने तय किया है, और जितने लोग जो संविधान में लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उन संगठनों को आमंत्रित किया है, उन दलों को आमंत्रित किया है कि वो सब इकट्ठे मिलकर आए और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में सरकार बनाने का काम करें। और हम लोग प्रयासरत हैं, और हर एक राजनीतिक संगठन को प्रयासरत रहना चाहिए। और आगे देखिए, अभी हरनाम जी, देश की जनता ने एक जनादेश दिया, उस जनादेश में क्या आपको लगता है, नंबर के हिसाब से मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, अगर 292 आता है एनडीए गठबंधन का, तो ये क्या बताता है? देश की जनता का एक जनादेश है कंटिन्यूटी का, एनडीए की हैट्रिक का, सरकार बनाने का। दूसरी तरफ आपको अगर 232 का अगर आपको आंकड़ा दिया है, देश की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है, तो आपको अपोजिशन में बैठने का जनादेश दिया है। एनडीए के घटक दलों ने अपना नेता चुन लिया है। क्या इससे आगे की कोई बात है, या अभी आप लोग एक कदम पीछे ही खड़े हैं? देखिए, ये अभी चर्चा आप देख रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, लेकिन अल्टीमेटली ये एक तरीके से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो मोदी जी की तो नैतिक और राजनीतिक दोनों ही हार हुई है इसमें, और कहीं ना कहीं वो अगर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनको तो नैतिक अधिकार देश की जनता ने दिया ही नहीं है। अच्छा, क्योंकि भाजपा को पूर्ण बहुमत दिया ही नहीं है। धनंजय जी, जो जनादेश हम ये मानते हैं, ये मैंडेट 2 विधानसभा को जीतने के साथ ही साथ कंटिन्यूटी का मैंडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता दिखाई दिया है, जो नंबर सामने है, लेकिन अभी भी कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक ये मानने को तैयार नहीं है। क्या कहेंगे आप? रितु जी, हम अपने मानक से कुछ सीटें नीचे हैं और बहुमत से कुछ सीटें ऊपर हैं। 2014 में हमारे पास एब्सोल्यूट मैंडेट था, फिर भी हमने एनडीए की सरकार बनाई। 2019 में हमारे पास उससे भी ज्यादा बड़ा मैंडेट था, फिर भी हमने एनडीए की सरकार बनाई। 2024 में एनडीए को मैंडेट है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और एनडीए के सारे सहयोगी दलों ने मिलकर के ये कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की जीत है, तो ये हमारी जीत है। लेकिन मैं विरोधियों का बहुत सम्मान से कहूंगा कि हमारे लिए कितना ऊंचा मानक उन्होंने सेट किया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उन्हें पता है कि कितने ऊंचे मानक के हम लोग व्यक्ति हैं, और उनकी स्थिति आप देखिए कि 99 के चक्कर में पड़ी हुई कांग्रेस भी इस बात के लिए इसी आस लटके रहे कभी बसंत ऋतु आए, इस आस में लटकी हुई कि हम भी सरकार बना पाए। वो कांग्रेस जो 2004 में 26% वोट पा करके 145 सीटों पर सरकार बनाती है, 2009 में 28% सीट पाकर 206 सीट
करके सरकार बनाती है। और हम जब अपने एनडीए की सरकार प्री पोल अलायंस में पूर्ण बहुमत के साथ आते हैं तो कहती है उनके पास नैतिक अधिकार नहीं। हमारे लिए नैतिकता का कितना बड़ा मानक हमारे विरोधी रखते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। ये उनके पास नैतिकता नाम की अगर चीज होती तो ऐसी बात नहीं कहते। दूसरी तरफ आप देखिए धनंजय जी, इस जनादेश में या इस सरकार बनाने के एक तरह से जिस तरफ आगे बढ़ रहा है एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अब दो साथी उन उम्मीदों को बढ़ा रहे हैं इंडिया ब्लॉक की। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के साथ आने से उन लोगों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। नहीं, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू हमारे प्री पोल अलायंस है, हमारे साथ पहले से हैं। दूसरे तरफ आप इंडिया अलायंस की अगर बात करेंगे, इनकी अलायंस की, तो आप देखिए ममता बनर्जी कहां उस अलायंस का हिस्सा है। उन्होंने एक भी सीट कांग्रेस के लिए नहीं छोड़ा। आप देखिए आप आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में प्यार और पंजाब में जूतम पैजार और इस तरह के घट आप उनको देखिए अखिलेश जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। और ऐसी विसंगतियों, विद्रुपताओं और विखंडित लोगों के बीच में ये उसको अलायंस कर रहे हैं। अब इनके यहाँ कितने दिन ये अलायंस टिकेगा, यक्ष प्रश्न तो ये खड़ा हुआ। और हमारे यहाँ तो प्री पोल अलायंस है, नीतीश जी और हमारा नेचुरल अलायंस है, सालों से चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने खुद पीसी करके कह दिया, सभी ने लिखित में आस्था व्यक्त कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और राष्ट्रपति जी के यहाँ से कॉल भी आ गया। तो ऐसी इस परिस्थितियों में भी अगर इनके पास कुछ उम्मीद है, अब अपेक्षाओं का होना कोई अपराध नहीं, इनके पास अपेक्षाएं हैं। और ये मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमारे लिए मूल्य और मानक इतने ऊपर रखे कि हमने 400 पार कहा, कुछ सीटें कम आई तो ये कह रहे हैं। और इन्होंने बेचारे ने अपने लिए 40 का भी क्या उम्मीद नहीं रखी थी, इनको 99 आ गया, तो इनको लगता है इनके लिए मानक से ज्यादा आ गया। तो हमारी नेतृत्व की महानता इतनी विराट है, इतनी विशाल है कि हमारे विरोधी भी हमसे बहुत बड़ी अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। जी, हमारे साथ हमारे साथी राजेश राज भी जुड़ गए हैं। समी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उनसे पहले एक अपडेट ले लूं। राजेश, राष्ट्रपति भवन में इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट को रात्रि भोज पे आमंत्रित किया गया है। 17वीं लोकसभा के समाप्त होने के साथ ही ये भोज हो रहा है। किस तरह से, क्या अभी और क्या अपडेट आपके पास है? देखिए ऋतु, ये जो राष्ट्रपति द्वारा जो रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है, यह एक परंपरा होती है कि जब लोकसभा का सत्रावसान होता है, लोकसभा जब खत्म होती है पूरे 5 साल चलने के बाद, तो उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा रात्रि भोज का आयोजन किया जाता है। इससे पहले आज कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति को जाकर अपना इस्तीफा सौंपा और राष्ट्रपति ने उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के निर्देश दिए। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री का काफिला ठीक 8 बजे राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो चुका है। उसके पहले रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, नितिन गडकरी, तमाम जो बड़े मंत्री हैं और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो लोग हैं, वो तमाम लोग इस रात्रि भोज में शामिल हो रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि भोज जो है कुछ वक्त तक और चलेगा, चूंकि अभी आधे घंटे का वक्त हुआ है। ये माना जा सकता है कि 1 घंटे तक भोज का आयोजन और राजेश, 7 तारीख का इंतजार होगा। 7 तारीख को एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। आज जिस तरह से एनडीए ने अपना नेता चुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उस प्रस्ताव में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो ये बताती है कि पीएम के नेतृत्व में साथ ही साथ उन तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ चुनाव में एनडीए गठबंधन गया और इस जीत को हासिल करके लौटा है तीसरी बार के लिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा ऋतु कि जिस तरीके से एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री को नेता चुना गया है, इसके बाद अब महज एक औपचारिकता बच जाती है जब 7 जून को संसद भवन परिसर में एनडीए सांसदों की बैठक होगी। और उस बैठक में प्रधानमंत्री जो हैं बीजेपी संसदीय दल के नेता भी चुने जाएंगे और एनडीए संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार निर्वाचित होंगी। 2014 का वो दृश्य भी मुझे याद है जब सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे। उन्होंने संसद की दहलीज पर अपना माथा टेका था और उसके बाद संसद के केंद्रीय कक्ष में जब वो संसदीय दल के नेता के तौर पर नेता चुने गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार होगी। वो रिफ्लेक्शन उनके तीसरे कार्यकाल तक भी पहुंचेगा, ये उम्मीद की जा रही है। और अब सारी नजरें जो हैं वो नई सरकार बनाने की जो कवायदे होंगी अगले 2 दिनों में, उस पर टिकी हुई हैं कि कब
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार बनाने का दावा जी हाँ, पेश 2 दिन करते बेहद हैं अहम, और क्योंकि कब एनडी जो है ब्लॉक में भी नई लगातार सरकार बनने बैठकें का चल रही रास्ता हैं। प्रशस्त हो राजेश, जाता अभी तक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एकदम रुक करेंगे समीर चौगांवकर का। समीर जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक गठबंधन अपना नेता चुनने के साथ ही अब 7 तारीख की तारीख तय की गई है, वहीं दूसरा गठबंधन पहली बात तो एनडीए गठबंधन की जीत को ही स्वीकार नहीं कर रहा, साथ ही साथ कई और उम्मीदें लगा के बैठा है जिसको लेकर बैठकें हो रही हैं। क्या कहेंगे आप, क्या ये कभी देखा गया है? क्या कभी बड़ा टारगेट आज तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं रखा चुनाव में जाने से पहले? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर आवास पर हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को वहां नेता चुन लिया गया। देखिए, कांग्रेस की समस्या सबसे बड़ी यही है कि कांग्रेस को 99 सीट्स आई है, 100 भी अभी कोटा पूरा नहीं हुआ उनका 100 सीटों का, और उन्हें लग रहा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में। आप देखिए, सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी बना जिसके 240 सांसद जीत कर आए, और दूसरे नंबर की पार्टी है जो कांग्रेस जिसके 99 सांसद आए। दोनों के बीच में आप सीटों का फर्क देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सांसद के लिए 240 के बाद से 272 के लिए 32 सीटों का कम पड़ी है। और अगर एनडीए का आप देखोगे तो एनडीए को तो पूर्ण बहुमत अब मिल चुका है। कांग्रेस इस बात की कोशिश कर रही है कि भाई अगर चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ आ जाते हैं, नीतीश कुमार आ जाते हैं, तो शायद हम सरकार बना लें। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मिलाने के बाद 28 सांसद भी अगर इनके पास चले जाते हैं तब भी इनके पास बहुमत का आंकड़ा 272 नहीं हो रहा। चिराग पासवान भी इनके पास चले जाएंगे तब भी ये बहुमत में नहीं आ पा रहे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी वास्तविकता समझना चाहिए। कांग्रेस पहले यह तय कर ले कि उनके विपक्ष का नेता कौन बनेगा। क्या राहुल गांधी विपक्ष का नेता बनने के लिए तैयार है? क्या वह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? 2 बार से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें नहीं मिली थी। इस बार उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक सीटें मिल चुकी है। क्या राहुल गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस पहले युवा निर्णय ले। और जहां तक सरकार बनाने की बात है, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी सहयोगी दलों ने हस्ताक्षर कर अपना नेता स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे बाद मुझे लग रहा है देश के प्रधानमंत्री के रूप में 18वीं संसद में आ जाएंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष एक रचनात्मक और एक अच्छा की भूमिका निभाए कांग्रेस के नेतृत्व में। तीसरी बार उन्हें विपक्ष में रहने का मौका मिला है, वो अच्छी भूमिका निभाए, अच्छे से मेहनत करें, जमीनी स्तर पर काम करें और फिर 2029 के अंदर बहुमत लेकर आकर सरकार बनाए। उन्हें कोई रोकता नहीं है। फिलहाल ये मैंडेट जो मिला है वो एनडीए को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उनके नाम पर मिला है। उड़ीसा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली है। आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू का सहयोगी रही है। और उस उड़ीसा में जहां भारतीय जनता पार्टी को पहले एक सांसद ढूंढने में दिक्कत आती थी, आज 21 में से 20 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हरनाम जी, जिस जनादेश को आप नकार रहे हैं उस जनादेश में कई ऐसे बड़े संदेश हैं, कई बड़े संदेश एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो कांग्रेस के लिए भी उसमें कई बड़े संदेश छिपे हुए हैं। दिल्ली की 7 सीटों को क्या कांग्रेस भूल सकती है? कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, ओडिशा जैसा राज्य सुपड़ा साफ हो गया, और कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस खड़ी भी नहीं हो पाई है। और यह सिलसिला आज का नहीं है, आज भी आप 100 की सीटें नहीं पार कर पाए, 100 का नंबर नहीं छू पाए हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन के साथ हमने मिलकर इस बार हमारा लक्ष्य था कि किसी भी रूप में जो लोकतंत्र और संविधान विरोधी तानाशाही सरकार है उसको रोके। इसलिए हमने बहुत सारी कम सीटों पर लड़कर अपने गठबंधन के साथियों को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाए, चाहे वो कितने ही राज्यों। और आज अगर आप हमारे जहां विफलता रही है उस पर हम जरूर विचार विमर्श करेंगे, मंथन करेंगे और आगे वहां मेहनत भी करेंगे, चाहे दिल्ली की आप बात करें या और राज्यों की बात करें, ओडिशा की बात करें, आंध्रा की करें। लेकिन जहां हमने अच्छी परफॉर्मेंस की है वो भी आप देखिए कि पंजाब में हमारी बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। हरनाम जी, दिल्ली जैसी जगह, दिल्ली तो केंद्र होता था कांग्रेस का, आज एक भी सीट नहीं मिली। आपके अपने इकाई में या कि दिल्ली की इकाई में कांग्रेस में बगावत हो गई है, इस्तीफे हो गए हैं, मनमानी का इल्जाम लगा नेतृत्व पर। इससे बड़ी कोई हार होती है क्या? इसे आप हार नहीं मानते कांग्रेस की? नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? जब दिल्ली में तो स्पष्ट हम समझ रहे हैं कि दिल्ली में हमें इस पर मंथन करना पड़ेगा कि दिल्ली में दूसरी बार हमारे दिल्ली की जनता ने आपको ये साफ संदेश दे दिया कन्हैया कुमार को हराकर कि कन्हैया कुमार जैसे बाहरी, एक बड़े इल्जाम कन्हैया कुमार पे लगे। देश हित या देश विरोध में अगर कुछ लोग काम करते रहे हैं तो उनको दिल्ली की जनता नहीं स्वीकार करेगी। क्या इन पे नहीं मंथन हो रहा? जो बैठक चल रही है आज, बैठक एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे हो रही है जो कि अभी दिख नहीं रहा है।
जो वास्तविक तमाम कारण सामने दिखाई दे रहे हैं उस पे मंथन कब? देखिए, अभी कांग्रेस की बैठक नहीं चल रही है, इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। कांग्रेस की जब कांग्रेस की बैठक चलेगी, आपको रोकती हूँ और सीधे लेके चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय मीडिया से बात कर रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है इंडिया ब्लॉक की, आइए रुक करते हैं। Unemployment and crony capitalism and also to save democracy. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision, and we all together agreed on these points, and will definitely whatever promises we have given to the people, that we will keep it up, and just I want to tell this. Thank you very much. तो 2 घंटे ये बैठक चली है इंडिया ब्लॉक की। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से मुखातिब हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि उन लोगों का संघर्ष ये जारी रहेगा और एक तरह से इस जनादेश को नकारते हुए उन्होंने कहा है कि जो जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को मिला है उसके खिलाफ एक तरह से वो लगातार काम करते रहेंगे आगे भी, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी तमाम नीतियों के विरोध में हम अभी भी आवाज उठाते रहेंगे। तो इसको क्या मायने हैं ये भी समझते हैं। समीर हमारे साथ बने हुए हैं, समीर वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर गांवकर जी, क्या आप निकालते हैं मल्लिकार्जुन के इस पूरे इस संबोधन से, जो उन्होंने 2-3 घंटे तक चली जो बैठक है उसके बाद उन्होंने मीडिया से ये बातें कही? देखिए, मुझे लगता है कि बैठक का पहला तो उन्होंने जो संदेश दे दिया यह है कि इंडिया गठबंधन इस बात को स्वीकार कर चुका है कि उनके पास बहुमत नहीं है, वो सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि अब आपको इतना मैंडेट मिला है, आपको लगता है कि बहुत बढ़िया मैंडेट मिला है, तो आप संसद में संवाद कीजिए और सड़क पर अगर आपको लगता है तो आप संघर्ष कीजिए। आपको किसने रोका है संसद में संवाद करने से? आप पिछली बार भी देखिएगा कि संसद का कितना समय विपक्षी हड़दंगे के कारण चला गया और ऐसी स्थिति आई कि लोकसभा स्पीकर को 100 से ज्यादा सांसदों को लोकसभा से बाहर करना पड़ा था कुछ समय के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब आपके पास मैंडेट, अगर आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी कुछ गलत कर रहे हैं तो आप संसद में संवाद कीजिए, अपना प्रश्न उठाइए, वहां पर चर्चा कीजिए, सरकार से प्रश्न पूछिए, सड़क पर संघर्ष कीजिए। मुझे लग रहा है कि ये कह देना है कि यह सरकार जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ जनादेश मिला है, प्रधानमंत्री मोदी को स्पष्ट जनादेश मिला है। एनडीए गठबंधन चुनाव के पूर्व बना हुआ था, उस गठबंधन को बहुमत मिला है और पूरा अधिकार है एनडीए का सरकार बनाने का। कांग्रेस तो बताए, कांग्रेस तो 1984 के बाद कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई नहीं। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, वो गठबंधन की सरकार रही। 2004 में गठबंधन की सरकार रही, 2009 में गठबंधन की सरकार रही है। तो एनडीए को आज बहुमत मिला और एनडीए यूपीए पहले 2 हुआ करते थे, एनडीए बना हुआ है, यूपीए ने अपना नाम बदल करके इंडिया गठबंधन कर लिया है। मुझे लगता है कि विपक्ष की भूमिका निभाने का मौका फिर से दिया गया है। देश की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए विपक्ष में बिठाया है। तो कांग्रेस 5 साल अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए और केंद्र सरकार का जहां राष्ट्रहित के जो निर्णय होते हैं उसमें सरकार का समर्थन करे और फिर 5 साल बाद चुनाव में, चाहे हर 5 साल में चुनाव होते हैं, वो 5 साल में जनता के भी अपने मुद्दे लेकर जाए, जनता समर्थन देगी तो आकर सरकार बनाए, या जनता फिर उन्हें विपक्ष में बैठने का मैंडेट देगी तो फिर विपक्ष में बैठ के भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की अच्छी योजनाओं का समर्थन करे। मुझे लग रहा है यही लोकतंत्र है। हर 5 साल में चुनाव होता है, जो भी मैंडेट आता है उसे स्वीकार करना चाहिए, यही जनादेश का सम्मान है। जी धनंजय जी, हालांकि 240 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनी है, लेकिन देखना यह भी जरूरी होगा, इस जनादेश में कई ऐसे संदेश हैं जहां 2 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है बड़े बहुमत के साथ। दक्षिण में आपने अपनी एक एंट्री करी है, वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन ये सोचने की जरूरत है कि क्या जनता में नाराजगी है या ये जो मैंडेट आया है इसके पीछे आप क्या सोचते हैं? ऐतिहासिक है, इसमें कोई 2 राय नहीं। पहली सरकार होने जा रही है एनडीए की सरकार पिछले 60 के दशक के बाद से, जो तीसरी बार सत्ता में, 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक बार फिर सत्ता में शामिल होने जा रही है। रितु जी, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है और हम 3 प्रदेशों में आए हैं, अरुणाचल में भी आए हैं, आंध्रा में भी अलायंस के साथ आए हैं, माफ करिएगा जी, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा में भी पहली बार हम क्लियर थंपिंग मेजोरिटी के साथ आए। इसके अलावा आप देखिए, असहमतियों का सम्मान लोकतंत्र है। हमसे आप असहमत होइए, हमारे साथ संवाद करिए,
विवाद करिए, सड़क पर संघर्ष करिए। जैसे समीर जी ने कहा कि आप ये देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कैसे बनेगा। 2 बार के आपके संघर्ष के बाद तीसरी बार आप नेता प्रतिपक्ष बनने के लायक आए हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैंडेट सही नहीं है तो आप जनता का अपमान कर, उस जनता का अपमान करें जिसने आपको आज विपक्ष में बैठने के लायक बनाया है। उस जनता का अपमान करें जिसने 60 साल तक आपको सत्ता दी। आप करें संविधान खतरे में, आपका दल खतरे में, आपको देश की चिंता नहीं है। आपको अपने दल की चिंता और हमें देश की चिंता है। हम विपक्ष में भी रहे, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में रहे, 2 से यहां तक का सफर तय किया। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपने पालन नहीं होने देता, 70 साल तक बाबा साहब का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ था, दलितों को आरक्षण नहीं मिला था, उनको हमने आरक्षण दिला तो आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। हम आरक्षण दिलवा रहे तो आप कह रहे हैं खत्म कर देंगे। हम संविधान को ट्रू एंड एक्चुअल स्पिरिट में पालन कर रहे हैं। फेक नैरेटिव के सहारे कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का फिक्स है, जिस दिन ये झूठ सामने आ जाएगा, ये पर्दा फट जाएगा, उस दिन कांग्रेस बेपर्दा हो जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी। और पढ़ियों से किए गए पाप से पर्दा तो खुद राहुल गांधी ने हटाया था। कहा था कि मेरे पिताजी ने, मेरी दादी ने, मेरे दादा ने, मेरे नानी ने, मनमोहन सिंह ने, सबने पिछड़ों दलितों का वंचितों के साथ अन्याय किया है। ये तो खुद राहुल गांधी ने कहा। चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए और चमचों के हरनाम जी, देश की जनता ने 2014 के बाद कांग्रेस को स्वीकार नहीं किया, ऐसा जनादेश नहीं दिया कि वो सत्ता पे हो। और आज भी 2024 में एक इतने बड़े गठबंधन के साथ जब कांग्रेस चुनाव में गई तो भी देश की जनता ने विपक्ष में बिठाने का ही जनादेश दिया है। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। आप विपक्ष में बैठने का भी सम्मान करें, तो सत्ता पे बिठाने का जो जनादेश दिया है देश की जनता ने, उसका भी सम्मान करना चाहिए। और जो कारण है जिसकी वजह से आप सत्ता से दूर है, उस पर मंथन करने की जरूरत है। देखिए, हम जनादेश के सम्मान तो हम कर रहे हैं। हम तो खुद कह रहे हैं कि मोदी जी को जनादेश का सम्मान करना चाहिए। मोदी जी ने 400 पार, मोदी जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा एनडीए गठबंधन ने। ये गठबंधन चुनाव से पहले का है। हरनाम जी, धनंजय जी, आपकी बात के साथ खत्म करूंगी। धनंजय जी कहिए। तो राहुल गांधी ने कहा था कि 295 आएगा और 99 पे आकर रुक गए। तो राहुल गांधी को कह देना चाहिए कि भाई मैं तो गलत कह दिया था, मैं वापस लेता हूं, इन 99 सीटों को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अरे झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन किराएदार की तरह किरदार रखिएगा तो गलत हो जाएगा। इस देश की जनता ने जो आपको विपक्ष तक आने का मौका दिया, वहां से भी पीछे कर देगी। इस देश की जनता बहुत सिंसियर है, बहुत जागरूक है। हरनाम जी, चुनाव खत्म हो चुका है। तमाम दावे और लगातार जिस तरह के वादे किए जा रहे थे, उनका सच जनादेश के तहत सामने आ चुका है। आपको देश की जनता ने विपक्ष के लिए चुना है और एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव में गया और प्रधानमंत्री के नेतृत्व उस गठबंधन को देश ने सत्ता में बिठाने के लिए चुना है। ये उनका चुनाव है, उनका जनादेश है, उसका सम्मान करना चाहिए। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और इसके आगे सरकार बनाने की कवायद और तेजी से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat,
crafted for the curious. नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू 9 जून को 11:53 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी को बड़ी जीत मिली है। टीडीपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 सीटों में से 164 सीटें हासिल की हैं। ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री और बीजेटी प्रमुख नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल रघुवर दास से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा चुनाव में बीजेटी की हार हुई है। पार्टी को राज्य की कुल 147 सीटों में से सिर्फ 51 सीटों पर जीत हासिल हुई है। राज्य में 78 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। राज्य में भाजपा पहली बार अकेले सरकार बना रही है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो महाराष्ट्र के नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए भाजपा आलाकमान से सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर वो पद से मुक्त रहेंगे तो आगामी चुनाव में पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकेंगे, पर महाराष्ट्र बीजेपी ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा कि अभी सरकार में उनकी जरूरत है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि चुनावी हार सामूहिक जिम्मेदारी है। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहाँ कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे और नई स्ट्रैटेजी तैयार करके हम लोग जनता के बीच जाएंगे। जनता का जो विश्वास है उस विश्वास को हम लोग संपादित करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी ने ये मना कर दिया है, उनके इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया, ये कह के कि नई स्ट्रैटेजी बनाने में भी देवेंद्र फडणवीस की भूमिका अहम होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही
जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP, म्यूचुअल फंड्स में SIP, अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का कारोबारी सत्र शानदार रहा है। एनडीए की स्थिर सरकार की उम्मीद के कारण बाजार के सभी सूचकांक हरे निशान में बंद हुए हैं। सेंसेक्स 2303 अंक की तेजी के साथ 74,382 अंक और निफ्टी 735 अंक की तेजी के साथ 22,620 अंक पर बंद हुआ है। लोकसभा चुनाव में जीत पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को उनकी जीत पर बधाई। इस ऐतिहासिक चुनाव में लगभग 65 करोड़ मतदाताओं को भी बधाई। हमारे देशों के बीच मित्रता और भी बढ़ रही है क्योंकि हम असीमित संभावनाओं वाले साझा भविष्य के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए लिखा है कि ब्रिटेन और भारत के बीच करीबी मित्रता है और साथ मिलकर यह मित्रता आगे बढ़ती रहेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए लिखा है कि भारत ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों का समापन कर दिया है। बधाई हो नरेंद्र मोदी, मेरे प्यारे दोस्त। हम साथ मिलकर भारत और फ्रांस को एकजुट करने वाली रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। वहीं ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में लिखा है कि मैं नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े चुनावों में भाग लेने के लिए भारत के लोगों को भी बधाई। भारत और ग्रीस वैश्विक स्थिरता और सहयोग के लिए रणनीतिक साझेदार के रूप में मिलकर काम करना जारी रखेंगे। मोल्डोवा के प्रधानमंत्री डोरिन रेकिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव में मिली जीत के लिए बधाई देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि भारत में चुनाव जीतने पर नरेंद्र मोदी को बधाई। उन्होंने कहा कि मोल्डोवा गणराज्य की सरकार की तरफ से मैं भारतीय लोगों को निरंतर सफलता और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने दोनों लोकतंत्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली वासियों से पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में करोड़ों पेड़ लगाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में 2 साल की अवधि के लिए प्रायोगिक परियोजना के तौर पर एक टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित करने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सॉफ्टवेयर निर्यात को सुविधाजनक बनाने और भारतीय आईटी उद्योग के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 5 जून 1991 को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी, जिसका 33वां स्थापना दिवस बुधवार को मनाया गया। स्पेन में भारतीय दूतावास ने स्पेनिश विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों के फर्जी प्रवेश के मामलों में संज्ञान लिया है और प्रेस विज्ञप्ति जारी कर छात्र और अभिभावकों को बेईमानों से बचने की सलाह दी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। भारत के 61% विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में सुधार हुआ है। ताज़ा जारी रैंकिंग में IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने दुनिया के शीर्ष 150 विश्वविद्यालयों में जगह बनाई है।
जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ के 2 वन क्षेत्रों में बुधवार को आग लग गई, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सेना और स्थानीय लोग आग बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजीव कुमार ने बताया, इस बार गर्मी के मौसम में हिमाचल प्रदेश में 1500 से अधिक वन में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। 13,000 हेक्टेयर वन भूमि इससे प्रभावित हुई है। देश के और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले।